हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों क्लास 12th का हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में आप लोगों को जितने भी प्रकार के संसार में पुष्पीय पौधे पाए जा रहे हैं उनके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है इसके बारे में समझना है, जानना है। मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, किसी पौधे में फ्लावर कैसे डेवलप होता है, ये मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद बच्चों मैंने आपको जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेन ये दोनों ऑर्गन्स ही होते हैं जो नेसेसरी वर्ल्ड्स में पाए जाते हैं। उनकी संरचना के बारे में आपको पूरा जानना है कि वो संरचना बनती कैसे है, होती किस प्रकार की है, दिखती कैसे है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। उसके अंदर यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर किस तरीके से संरचनाएं बनती हैं, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, किस किस तरह से मेल गैमीट्स का निर्माण कैसे होता है, फिर फीमेल गैमीट्स का निर्माण कैसे होता है, ये सब आपको इस चैप्टर में जानना है। मेल गैमीट्स निर्मित होने के बाद फिर कौन सी प्रक्रिया करते हैं, फीमेल गैमीट्स कैसे निर्मित होते हैं, है ना, वो दोनों मिलके फर्टिलाइज कैसे करते हैं, डेhiscence की प्रोसेस कैसे होती है मेल गैमीट्स के निर्मित होने के बाद, ये सब आपको इस चैप्टर में विस्तृत अध्ययन करना है, यानी डीप स्टडी करना है। एक एक चीज आपको पॉइंट वाइज समझनी है। कल तक के सेशन में मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में समझा दिया था। आज मैं उसको और सरल भाषा में करके आपको एक बार समझाऊंगी, तो उसके बाद मैं आशा करूंगी कि आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जीवन में कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि कुछ जो बुक में लैंग्वेज दी हुई है बच्चों वो थोड़ा सा आपके लिए टफ या टिपिकल लग सकती है, जिसे आप समझ ना पाए, तो उनको एकदम सिंपल शब्दों में, एकदम साधारण शब्दों में मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको ये चीजें हमेशा ही लर्न हो जाएं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी। और आशा करूंगी कि जब आप कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे तो वो भी आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी आशा के साथ स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों और देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। Is the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains। यानी कि जब आपके पराग कणों का निर्माण होता है तो किस उसके बाद क्या होता है, पराग कणों के निर्माण के बाद जो आपका माइक्रोस्पोर है वो डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से, पराग कण एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद जब डेhiscence होता है तो वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। आपने ये देखा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो आपका पॉलन मदर सेल है पीएमसी, इसको आप बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी भी कह सकते हैं, पर एमएमसी वाला टर्म आपका जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे तब भी आपका ये वाला टर्म आएगा। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको, जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम बात कर रहे हैं तब इसको हम पॉलन मदर सेल यानी पीएमसी कहते हैं, और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात आती है तब उसमें हम इसको एमएमसी कह देते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब सेम ही है, यानी कि पीएमसी और यहाँ पे एमएमसी लिख सकते हैं। पीएमसी को ही हम एमएमसी ये भी लिख सकते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। अगर पॉलन मदर सेल बोला जा रहा है या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जा रहा है तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको कहते हैं, देखिए परागकोश तथा पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं, लघु बीजाणु जनन, ठीक।
पराग कोश कैसा होता है? एक समान मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से बना हुआ एक अंडाकार समूह होता है जो इपिडर्मिस के द्वारा घिरा रहता है। ये अंडाकार समूह धीरे धीरे विकास करके 4 पालियों वाला हो जाता है, यानी कि 4 लोब उसमें बन जाते हैं, और इसके बीच में एक प्रोकैम्बियम ऊतक यानी कि प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड बन जाता है, जो बाद में एक वैस्कुलर बंडल का निर्माण कर लेता है। परागधानी विकास के समय तरुण परागकोश के प्रत्येक पाली में यानी हर एक लोब में कोने पर बाह्य स्तर के नीचे, इपिडर्मिस के नीचे कुछ हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती हैं, आकार में जो बड़ी हो जाती हैं। इनका जीव द्रव्य गाढ़ा और केंद्रक कैसा हो जाता है? सुस्पष्ट हो जाता है, यानी क्लियर हो जाता है। इन कोशिकाओं को हम प्रपसु कोशिकाएं यानी कि आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं, और प्रत्येक प्रपसु कोशिका एक पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा विभाजित होकर के क्या करती है बच्चों? एक बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका यानी कि प्राइमरी पेराइकल सेल का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं 3 से 5 भित्ति वाली कोशिकाओं का स्तर बनाती हैं, और उसमें क्या होती है? आपकी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं। इस परत को जो अंदर होती है उसको एंडोथीशियम कहते हैं। इनके बीच में कुछ रंध्रक स्टोमियम भी होते हैं। सबसे अंदर वाली परत आपकी टेपिटम बनाती है ना? ये सब कल मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छी तरह से आपने समझा भी था। आज मैं उसको थोड़ा सा और क्लियर करूंगी और सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगी, तो इसको आप ध्यान से नोट करेंगे जो मैं आज करवाऊंगी। हेडिंग डाल लेंगे बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, कल हमने इसको स्लाइड्स के माध्यम से समझा था। आज इसको थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहले हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि आपका नर जननांग इसमें भाग ले रहा है। इसमें आपका क्या भाग ले रहा है? नर जननांग भाग ले रहा है। उसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको आप कहते हैं स्टेमन। ठीक, अब एक एक पॉइंट को ढंग से समझेंगे। स्टेमन कहते हैं, कलेक्टिवली इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक, कैसे? कलेक्टिवली, यानी जब बहुत सारे स्टेमन एक साथ होते हैं तो उन्हें हम एंड्रोशियम कहते हैं। तो स्टेमन में क्या है बच्चों? इसमें आपका इस तरीके की संरचना, इस तरीके की संरचना आपका स्टेमन बन गया। ये जो था लंबी स्लेंडर स्टॉक, इसको कहते हैं हम फिलामेंट। स्टेप वाइज एक बार फिर से समझ लेंगे। ये ऊपर की फूली हुई संरचना जिसे हम क्या कहते हैं? बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर। क्या कहते हैं इसको? एंथर। एंथर हो गया। किस तरीके से फिर एंथर का, एंथर कैसा होता है बच्चों? अब एंथर के बारे में इसको आप चाहें तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देती हूँ। एंथर क्या होता है? इट इज बाइलोब्ड ये आपका है एंथर, और ये है आपका फिलामेंट। तो हम बात करेंगे एंथर के बारे में। इट इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। कैसा? डाइथिकस। मतलब एंथर में 2 लोब होते हैं, 2 पालियां होंगी, और उन 2 पालियों में 2 थीका पाए जाएंगे। डाइथिकस हो गया। ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो कुछ इस तरीके की संरचना बनाएगा। आपको चित्र भी बनाना आना चाहिए बच्चों, कुछ इस तरीके की संरचना। तो ये क्या हो गया? एक लोब में 2 लोब आपको अंदर डिफरेंशिएट, जो बाहर से नहीं दिख रहे पर अंदर से हैं। तो क्या है? ये है बाइलोब्ड और डाइथिकस।
उसके बाद क्या है, जब इसका आप ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया गया तो आपको क्या दिखाई पड़ा बच्चों, एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा आपको, एक इन टीएस, यानी जब ट्रांसफर सेक्शन लिया गया तो क्या दिखाई पड़ा, इट इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या था, उस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में चारों कोनों पर आपको क्या दिखाई पड़ा बच्चों, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। consisting 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। जब आप जब आप चारों की बात करेंगे तो उसको जब एक की बात करेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, ठीक है। कहां पे, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स और 2 इन ईच लोब। ये कैसे थे, ये आपके किनारों पर मौजूद थे, किनारों पर स्थित थे, और हर एक लोब में 2, प्रत्येक लोब में 2। ठीक, यहां तक एकदम क्लियर हो गया आपको। अब क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं यही फर्दर आपके डेवलप हो जाएंगे पॉलन सैक्स में, ठीक है। और पॉलन सैक्स में क्या भरा होता है, पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, यही आपके फर्दर डेवलप होंगे बच्चों पॉलन सैक्स में, यानी कि पराग पुटी में, पॉलन सैक्स में। पॉलन सैक्स के अंदर क्या भरा होता है, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर भरे होते हैं जब डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद फिर अब हमने जब एंथर की बात कर ली, अब आपको माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के बारे में समझना है, ठीक। माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, आपने पहले एंथर की बात करी है ना, तो एंथर कुछ इस तरीके का, जब ट्रांसफर सेक्शन लिया हमने तो कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ी, ठीक। इसका हाफ कट कर लिया तो ये आपको कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ी। मान लीजिए ये ऐसा है, इसमें ये एक लेयर इस तरह से है, ये लेयर आपकी कहलाई बच्चों इपीडर्मिस, ये लेयर आपकी कहलाई इपीडर्मिस। उसके अंदर एक और लेयर आ जाती है दूसरी, ये लेयर आपकी कहलाई एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। आई होप कि आज के बाद आपको ये स्ट्रक्चर एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं कर करके बता रही हूँ। इसके बाद फिर थर्ड आपकी मिडिल लेयर आती है बच्चों, और मिडिल लेयर जो होती है वो कई परतों में होती है। मिडिल लेयर 2 से 3 परतों की मिलकर के बनी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, फ्लैशी जिसको बोलते हैं, मांसल होती है। ये आपकी कैसी है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और इसके अंदर एकदम अंदर की तरफ ये आपकी होती है टेपिटम कोशिकाएं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 4 परतों से मिलकर के बनी है। ये जो टेपिटम सेल्स होती हैं, इन टेपिटम सेल्स के अंदर की तरफ फिर यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, क्या बच्चों, स्पोरोजिनस सेल्स। एकदम सेंटर में यहाँ पे आपके होते हैं स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स, यानी स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं और उनके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स भरे होते हैं, जो कैसे होते हैं,
हैप्लॉयड नहीं होते, डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं, आपके 2n होते हैं, ठीक। जो टेपिटम लेयर होती है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा होती है, साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा होती है, और क्या होता है आपकी पॉलीप्लॉइडी होती है, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक। इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में हम क्या लिखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि सूक्ष्म बीजाणुधानी इज सर्कुलर इन आउटलाइन, यानी वो गोलाकार होती है, सर्कुलर इन आउटलाइन। समझ में आ रहा है सबको कि ये कैसी होती है बच्चों, गोलाकार होती है, ठीक। दूसरा आपका क्या लिखेंगे आप इसमें, इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, जिसको एक को आप कहते हैं एपिडर्मिस, यानी कि बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। सेकेंड नंबर है आपका एंडोथीसियम, एंडोडर्मिस नहीं बोलेंगे, याद इसको ध्यान से लिखेंगे कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस नहीं बोलेंगे, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम बोलेंगे, ठीक। यानी कि ये आपकी अंतः त्वचा। तीसरे नंबर पे आपकी आएगी बच्चों मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर ये आपकी एक एक होगी, मतलब इसकी परत एक परत होगी, ये आपकी एक परत होगी, ठीक। एक लेयर होगी, ये भी आपकी एक लेयर होगी, एक परत होगी, और जो मिडिल लेयर होगी आपकी ये 2-3 परत होगी, ठीक। मिडिल लेयर यानी कि ये जो मध्य त्वचा होगी, मध्य त्वचा, इसमें लेयर्स की संख्या एक से ज्यादा होगी, कैसी, एक से ज्यादा परतें, मतलब एक से ज्यादा परतें होंगी, इसमें 2 परत 3 परत इस तरह से होगी, ठीक है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर, ये क्या कहलाएगी, इनर मोस्ट वॉल लेयर कहलाएगी आपका टेप्टम। सारा कमाल इसमें इस टेप्टम का ही है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों केवल किसका काम करती हैं बच्चों, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, प्रोटेक्शन का, यानी कि रक्षा का, रक्षा आवरण की तरह ये कार्य करती हैं। ये किसका कार्य करती हैं, रक्षा आवरण की तरह। जैसे कैप्सूल के अंदर बैक्टीरिया सेफ होते हैं तो कैप्सूल रक्षा आवरण का काम करता है, उसी प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वॉल्स होती हैं उसमें ये तीनों वॉल्स क्या है बच्चों, केवल रक्षा आवरण की तरह या प्रोटेक्शन का काम करती हैं। पर जो टेप्टम लेयर होती है ये कैसी होती है, टेप्टम लेयर जो आपकी है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदरूनी परत होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि आपका सूक्ष्म बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि सूक्ष्म बीजाणुधानी। जो आउटर 3 वॉल्स हैं, ये एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये आपका प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। किसका काम करती हैं, आपका रक्षा आवरण का काम करती हैं। और जब पोलन ग्रेन बनके तैयार हो जाता है तब पोलन ग्रेन यानी पराग कणों के प्रस्फुटन में, यानी कि उसके फैलने में सहायता करती हैं, ठीक है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर क्या होती है, जो टेप्टम होती है, ये क्या करती है बच्चों, टेप्टम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, लेकिन किसको, ये किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, टेप्टम जो होती है ये आपको डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, यानी जो भी आपके विकासशील पराग कण हैं, हमें मतलब करना क्या है बच्चों, ये सारी प्रोसेस का जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होना है, और उसके बाद पोलन ग्रेन्स का फ्री होके फीमेल रिप्रोडक्टिव तक ऑर्गन तक पहुंचना ही
लक्ष्य है ना। तो उसका लक्ष्य क्या है, उसके लिए कुछ तरीके हैं जो ईश्वर ने बनाए हैं। तो उसमें टेप्टम लेयर जो लास्ट लेयर होती है वो आपका उसको पोषण देने का काम करती है। किसको? ये आपको पोषण देती है, पॉलन ग्रेन्स को पोषण देती है। किसको? पराग कणों को। लेकिन वो पहले से बने हुए नहीं है ना, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स यानी विकासशील जो पराग कण हैं आपके, उनको पोषण देने का काम करती है। कौन? टेप्टम लेयर। ये एग्जाम में भी कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, अ स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी कि जब आप एक, मान लीजिए ये माइक्रोस्पोरेंजियम की एक सिंगल की बात करूं मैं, तो इस तरह से है। ये लेयर आपकी एपिडर्मिस हो गई, उसके बाद वाली आपकी एंडोथीशियम हो गई, उसके बाद वाली आपकी ये दो मिडिल लेयर्स हो गई। ठीक, अंदर वाली आपकी ये मान लीजिए टेप्टम लेयर हो गई। लेकिन इसके अंदर जो टिश्यूज भरे हुए हैं, ये जो टिश्यूज भरे हुए हैं ये आपके हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो जो सेंटर है माइक्रोस्पोरेंजियम का, वो उसमें क्या होते हैं बच्चों, उसमें स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यूज यानी बीजाणुजनक ऊतक कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? बीजाणु। इसी से आपका बीजाणु का निर्माण होगा, इसीलिए इसे बीजाणुजनक ऊतक कहते हैं। अब इनकी पोषण के लिए, इनको अगर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए पोषण चाहिए। पोषण आपको कौन देता है? टेप्टम लेयर देती है। इतना एकदम क्लियर समझ में आ गया? अब हम समझेंगे, अब स्पोरोजिनस जो टिश्यू होता है बच्चों, इसी से आपके स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण होता है और उसी से धीरे 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 क्या होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। हम बात करेंगे इसके बाद कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है। मतलब आपने समझ तो लिया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको कहते हैं, लेकिन उसको शब्दों में बांध करके डेफिनेशन के रूप में अगर एग्जाम में लिखना हो तो आप किस तरह से लिखेंगे? तो लिखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये प्रक्रिया किसे कहते हैं? इसको जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो इसको किस तरह से लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ formation of haploid microspores from a pollen mother cell or PMC और माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी को आप माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि MMC। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, MMC का फुल फॉर्म आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया, और जब भी PMC लिख के आ गया तो इसका मतलब है पॉलन मदर सेल। दोनों का मतलब एक ही होगा। क्या करते हैं इसमें, कौन सा डिवीजन होगा बच्चों? थ्रू मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि इस प्रक्रिया का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वह प्रक्रिया जिसमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है पॉलन मदर सेल से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कहते हैं या सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसमें माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं बच्चों, वो आपके
माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, यानी कि 4 सेल्स के क्लस्टर में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, ठीक। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं, ये जब एंथर मैच्योर होने लगता है तब वो क्या होता है बच्चों? डिहाइड्रेट होता है, उसके अंदर पानी की कमी होने लगती है और माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से। पहले ये इस तरीके से ऐसे ऐसे इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं, ठीक, ऐसे, ठीक। लेकिन जब ये परागकण बनने वाली प्रक्रिया में आते हैं तो ये चारों इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि परागकण तो इकट्ठे क्लस्टर में नहीं थे ना, तो परागकण बनने की प्रक्रिया में इस प्रक्रिया से इस प्रक्रिया के बीच में भी कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और उसके बाद आपका पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है वो किस तरह से होता है बच्चों, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसको इस तरह से आप देखेंगे, मान लीजिए ये है आपकी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। ये आपकी माइक्रोस्पोर, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसलिए मैं इसको कल भी मैंने बताया था बुक किस लैंग्वेज में, लेकिन आज मैंने आपको एकदम सिंपल उसमें बताने की कोशिश करी हूं ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। इसी को आप पॉलन मदर सेल भी कहते हैं, ठीक। इसी को आप पीएमसी भी कहते हैं, ठीक है, पीएमसी पॉलन मदर सेल, ठीक। इसमें क्या होता है? यहां पे आपका मियोसिस होता है, मियोसिस स्टेज 1, ठीक। एक स्टेज में एक मियोसिस हुआ और ये आपका इस तरीके का, सॉरी थोड़ा गोल बनाती हूँ, एंथर जैसा शेप हो गया, कुछ ऐसा, मियोसिस हुआ तो क्या हुआ? एक ही सेल फिर दो धीरे धीरे 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गई है ना, और यहाँ पे उसके बाद फिर होगा एक और मियोसिस का स्टेज 2, ठीक। यहाँ पे सेकेंड स्टेज हो जाएगा। अब जब सेकेंड स्टेज हुआ तब यहाँ पे इस तरीके का टेट्राड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक, कुछ इस तरीके का। लेकिन ये कैसे हैं बच्चों? क्लस्टर के फॉर्म में है ना, आपस में चिपके हुए हैं। ये कैसे हैं? क्लस्टर के फॉर्म में है। ये कैसे हैं? आपका क्लस्टर के फॉर्म में है, ठीक, यानी चारों आपस में चिपके हुए हैं। अब इनको अलग करने की जो प्रोसेस होगी, अब इसके बाद जो प्रोसेस होगी वो होगी आपकी 4 पॉलन ग्रेन्स अलग अलग होंगे, यानी कि वो क्लस्टर से डिसोसिएट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तब इनको हम क्या कहेंगे बच्चों? ये आपके पॉलन ग्रेन्स का सेपरेशन कहलाएगा, सेपरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक। अब ये पॉलन ग्रेन्स सेपरेट कैसे होते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे जब ये सेपरेट हो जाते हैं बच्चों, तब यहाँ पे आपका माइटोसिस की प्रोसेस होती है। यहाँ पे आपका माइटोसिस डिवीजन होता है, यहाँ पे आपका होता है माइटोसिस डिवीजन, और उसके बाद ये आपके यहाँ पे मैच्योर पॉलन ग्रेन्स हो जाते हैं। ये आपके मैच्योर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, ठीक। ये आपको एकदम समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी बच्चों
ठीक है, इसमें आपका पहले मियोसिस हुआ, फिर माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, वो पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हुए। अब ये टेट्राड ये अलग अलग कैसे हुए, आपको ये देखना है कि ये अलग अलग कैसे हुए। ये एक क्वेश्चन आता है कि ये अलग अलग यानी डिसोसिएट कैसे हो गए, मतलब आपस में जुड़े हुए थे, है ना, तो ये डिसोसिएट कैसे हुए। तो डिसोसिएशन किस तरह से होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो टेप्टम लेयर, अब यहाँ पे इसके आसपास इस जगह पे, इस पे कहाँ, ये सब कहाँ है बच्चों, ये टेप्टम लेयर के अंदर है। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, इसी टेप्टम लेयर के अंदर हो रही है ना, इसी टेप्टम लेयर के अंदर हो रही है। तो टेप्टम लेयर एक एंजाइम का या एक रसायन का श्रावण करता है। ठीक, ये जो टेप्टम लेयर है ये एक केमिकल का सिक्रीशन करता है। ठीक, ऐसे आप जानेंगे, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि वो एक केमिकल का सिक्रीशन करता है। ठीक, करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये टेट्राड थे, ठीक, यहाँ पे इसने केमिकल का सिक्रीशन किया। ठीक, अब जब केमिकल का सिक्रीशन किया, यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे ये वाली लेयर जो थी ये टेप्टम लेयर थी। ठीक, तो यहाँ पे टेप्टम लेयर ही कुछ ऐसा काम करेगी जिससे ये क्या हो जाएंगे, ये चारों जो क्लस्टर में आपके माइक्रोस्पोर हैं, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स हैं, वो क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी अलग अलग होंगे। तो ये डिसोसिएट कैसे होते हैं, ये टेप्टम लेयर क्या करती है बच्चों, टेप्टम लेयर एक केमिकल का श्रावण करेगी, केमिकल का सिक्रीशन करती है, सिक्रीशन करती है। ठीक, अब हम ये एक क्लस्टर में से मैं एक माइक्रोस्पोर को निकाल लेती हूँ, वो माइक्रोस्पोर है कुछ ऐसा। ठीक, जब ये इस केमिकल का सिक्रीशन करती है तो ये केमिकल क्या करता है बच्चों, यहाँ पे इसकी बाहर वाली परत पे कुछ इस तरह से जमा हो जाता है। ठीक, कुछ इस तरह से जमा हो जाता है। देखिए ये कुछ इस तरह से जमा हो गया, जो आपको बड़ा डिजाइनर सा चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या, ये इस जगह पे वो केमिकल जो है, वो केमिकल आपका केमिकल यहाँ पे जम गया, केमिकल जम जाता है। कौन सा केमिकल, जो आपका टेप्टम लेयर ने सिक्रीट किया है। यानी कि टेप्टम लेयर का दो काम है, एक तो पॉलन ग्रेन्स को वो पोषण प्रदान करने का काम करी, इसीलिए मैं कह रही थी कि जो इनर मोस्ट लेयर टेप्टम लेयर है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो केमिकल जम जाता है बच्चों, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और इसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम है स्पोरोपोलेनिन। इसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या नाम है, स्पोरोपोलेनिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। अब ये स्पोरोपोलेनिन जब चारों माइक्रोस्पोर्स के चारों तरफ जम गया तो ये क्या कर देता है, यही परत डिसोसिएट करने का काम करती है। यही परत जो है, इसी से माइक्रोस्पोर्स आपस में डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके की फिर चार इस तरीके की चार बनती हैं, और चार से फिर 8 बनती हैं, बहुत सारी बन जाती हैं, जो लाखों करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं। तो आपको स्पोरोपोलेनिन के बारे में कल के सेशन में जानना है, और स्पोरोपोलेनिन का ऑर्गेनिक जो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे कल की कक्षा में। आज की क्लास का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है बच्चों। आज की क्लास में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन को कैसे एग्जाम में लिखना है उसके बारे में सीखा। माइक्रोस्पोर्स के जो टेट्राड्स बनते हैं वो टेट्राड्स डिसोसिएट कैसे हो जाते हैं। मियोसिस की जो डिवीजन हो रही है, जो कह रही थी बार बार कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है, तो वो 2 स्टेजेस में होता है। मैंने आपको बताया कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट स्टेज में होता है, 2 बनते हैं, फिर एक और स्टेज होती है, उसके बाद 2 और बन जाते हैं। वो टेट्राड क्या होते हैं, आपस में
एसोसिएट होते हैं यानी कि जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डिसोसिएट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अलग अलग पॉलन ग्रेन्स का निर्माण हो जाएगा। आज की कक्षा में मैंने आपको बताया कि डिसोसिएट होने के लिए जो ऑर्गेनिक मटेरियल उत्तरदायी होता है, उस ऑर्गेनिक मटेरियल का नाम स्पोरोपोलेनिन है। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो।